Now in the previous lecture we had discussed that the food is going to be digested into the stomach. That is, food will be taken into the mouth. It will be broken down into smaller parts. From the mouth there was another thing. In the mouth there was the enzyme salivary amylase which will be digesting the starch into the sugar. Okay, so this much procedure is going to occur in the mouth. After which the food is going to enter into the next passage, which is the food pipe or esophagus. Now, in the esophagus, once the esophagus is transporting the food will be moving forward by which movement? Peristaltic movement. That is, rhythmic wave-like contractions are going to occur. तो ये जो contractions है उससे food जो है वो आगे की तरफ push होता जाएगा and then the food will enter into the stomach. अब जब फूड स्टमक में एंटर हो गया है तो स्टमक जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है या सैक लाइक स्ट्रक्चर. तो ये स्टमक के अंदर फूड आ गया है. फूड जो है वो स्टमक में क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है. स्टमक के अंदर हमने बात की थी कि क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो एक तो HCl रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं और म्यूकस रिलीज करते हैं. और तीनों के फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे. दैट व्हाट इज द रोल ऑफ HCl, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिनोजन. और स्टमक में क्या डाइजेस्ट होता है? सिर्फ प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स डाइजेस्ट नहीं होते. अब स्टमक के एंड पे जो स्फिंक्टर था दैट वाज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर. और ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है मतलब एक तरह का वाल्व है. ये वाल्व जब ओपन हो जाएगा तो फूड स्टमक में से एंटर हो जाएगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. द फूड विल बी एंटरिंग फ्रॉम द स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन ओपनिंग ऑफ विच वाल्व? पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो अब हमारा जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो कहां पे आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला फूड अभी कैसा है? एसिडिक है. एसिडिक क्यों है? क्योंकि स्टमक का पीएच क्या था? 2. तो यहाँ पे HCl बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ था जिसकी वजह से पूरा फूड कैसा हो गया? एसिडिक हो गया. तो ये जो एसिडिक फूड है अब कहाँ पे आ जाता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है. तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट और एक्सटेंसिवली कॉइल्ड पार्ट होता है. मतलब सबसे ज्यादा कॉइल रीजन जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एनिमल टू एनिमल वेरी करता है. जैसे कि जो हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, तो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट पे फीड करते हैं. तो इनके अंदर सेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा होता है बिकॉज प्लांट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज प्रोटीन. तो ये सेल्यूलोज का अमाउंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है. और सेल्यूलोज जो है वो कंप्लीट एक लॉन्ग पॉलीमरिक सब्सटेंस है. तो सेल्यूलोज ज्यादा होने की वजह से ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है और जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है? काफी लॉन्गर स्ट्रक्चर है. तो सेल्यूलोज विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स in herbivore organisms due to excessive amount of cellulose which is obtained from the plants, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है वो काफी लॉन्गर होता है. जबकि कार्निवोर्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कार्निवोर्स में यही जो मीट खाते हैं तो मीट जो होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है जिसकी वजह से इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्टर होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ किस पे डिपेंड करता है? वेदर द ऑर्गेनिज्म इज हर्बीवोर और वेदर द ऑर्गेनिज्म इज कार्निवोर. तो दोनों में सेल्यूलोज की वजह से मतलब दोनों में स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है वो अलग है. अब अनदर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेस्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, ये तीनों सब्सटेंसेस का डाइजेशन होता है. प्रोटीन्स भी ब्रेक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ब्रेक होते हैं और फैट्स या लिपिड्स भी ब्रेक होते हैं. ये तीनों का डाइजेशन होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसलिए माना जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेजर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज गोइंग टू अकर. क्योंकि स्टमक में हमने पढ़ा था सिर्फ क्या डाइजेस्ट हुआ था? प्रोटीन. माउथ में सिर्फ क्या डाइजेस्ट हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. तो लिपिड्स तो अभी तक बिल्कुल भी डाइजेस्ट हुए ही नहीं. तो बचे हुए प्रोटीन्स, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स और सारे लिपिड्स कहां पे डाइजेस्ट होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में.
अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सिक्रीशंस मिलते हैं। किसके सिक्रीशंस? तो लीवर के सिक्रीशंस एज वेल एज पैंक्रियाज के सिक्रीशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जिसे कहते हैं डिओडेनम, ये आपकी बुक में मेंशन्ड नहीं है, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है डिओडेनम। और ये जो डिओडेनम पार्ट है उसमें थ्रू अ कॉमन डक्ट मतलब डक्ट क्या होता है? छोटा सा ट्यूब्यूलर पैसेज होता है, ट्यूब जैसा छोटा सा पैसेज। तो थ्रू अ कॉमन डक्ट क्या एंटर होगा? लीवर का भी सिक्रीशन आएगा और पैंक्रियाज का भी सिक्रीशन आएगा, और ये दोनों सिक्रीशंस ओपन कहाँ होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, जिसको हमने क्या कहा? डिओडेनम। तो डिओडेनम पार्ट में सबके सिक्रीशंस आ गए। तो सबके सिक्रीशंस की जरूरत क्या है? इंटेस्टाइन का खुद का इंटेस्टिनल जूस तो होता ही है, तो लीवर का काम क्या है यहाँ पे, पैंक्रियाज का काम क्या है, वो हम देखते हैं। तो लीवर जो स्ट्रक्चर है वो लीवर का फंक्शन क्या है? बाइल को प्रोड्यूस करना। लीवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं बाइल जूस, और ये जो बाइल जूस है उसमें होते हैं बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट। तो ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो हमने लिपिड्स खाए हुए हैं डाइट में, आपने डाइट खाया तो उसमें आप घी खाते हो, ऑयल खाते हो, राइट? तो वो सारे लिपिड्स को ब्रेक करना किसका काम होता है? बाइल का काम होता है। तो बाइल जूस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई हैव रिटन ओवर हियर, इमल्सिफाई द फैट्स। व्हाट डज इट डू? इमल्सिफाई मतलब लार्ज साइज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बाइल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस लीवर करता है, बट वो स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। मतलब जब बाइल जूस रिलीज होगा तो बाइल के फंक्शंस क्या रहते हैं? एक तो हमने कहा इट इमल्सिफाइज द फैट। दूसरा फंक्शन क्या है कि बाइल जो है वो एसिडिटी ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक उसे रिड्यूस करता है। मतलब स्टमक में से जब फूड इंटेस्टाइन में गया तो वो फूड कैसा था? एसिडिक था। अब एसिडिक फूड को क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, अल्कलाइन करना पड़ेगा, तब जाके पैंक्रियाज के एंजाइम और इंटेस्टाइन के एंजाइम उस पे काम कर सकेंगे। तो बाकी के एंजाइम्स को उन पे काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस फूड को एसिडिक में से अल्कलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एसिडिक फूड पे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स काम नहीं करते। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फूड को अल्कलाइन करना पड़ेगा। तो वो काम भी कौन कर लेता है? बाइल। तो अब हमने देखा क्या कि लीवर के फंक्शंस। तो लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? वापस एक बार सुन लो। लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है। ये बाइल जूस कहाँ पे जाके स्टोर हो गया? गॉल ब्लैडर में। अब जब आपके स्टमक में से फूड इंटेस्टाइन में आया तो अब क्या रिलीज होगा? वो जो बाइल स्टोर किया हुआ था वो रिलीज होगा इनटू योर इंटेस्टाइन। तो ये बाइल के 2 फंक्शंस रहते हैं। पहला फंक्शन क्या है कि बाइल जो है वो एसिडिक फूड को कन्वर्ट करता है अल्कलाइन में, ताकि उस पे दूसरे एंजाइम्स जो पैंक्रियाटिक जूस में है, जो इंटेस्टिनल जूस में है, वो एंजाइम्स उस पे काम कर सके और वो सब्सटेंसेस को ब्रेक कर सके। और दूसरा फंक्शन क्या है कि वो फैट्स को क्या करेगा? इमल्सिफाई। और फैट्स को इमल्सिफाई करने का फंक्शन किसका है? बाइल सॉल्ट्स का। अब ये जो अल्कलाइन फूड बन चुका है इस पे नेक्स्ट एंजाइम्स काम करेंगे जो प्रेजेंट है पैंक्रियाटिक जूस में। पर इसके लिए फूड को पैंक्रियाज में जाने की जरूरत नहीं है। फूड तो कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रियाज में से सिक्रीशन आ रहा है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिस्कस्ड दैट इंटेस्टाइन में कौन सी जूसेस आने वाले हैं? द जूस फ्रॉम द लीवर विच इज कॉल्ड द बाइल जूस एंड द जूस फ्रॉम पैंक्रियाज। तो लीवर की हमने बात की कि लीवर में से जो रिलीज होगा वो क्या है? बाइल जूस है। और बाइल जूस जो होता है उसका फंक्शन क्या रहता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द एसिडिक फूड। तो वो जो एसिडिक फूड स्टमक में से आया था उसे न्यूट्रलाइज करना है।
ये दोनों काम हो जाने के बाद अब किसका काम स्टार्ट हो जाता है? पैंक्रियाज का। तो पैंक्रियाज जो है उनके जूस, उनके सिक्रीशंस को क्या कहते हैं? पैंक्रिएटिक जूस कहते हैं। और ये जो पैंक्रिएटिक जूस है उसमें दो मेजर एंजाइम्स हैं, ये है ट्रिप्सिन और लाइपेज। दोनों एंजाइम्स के नाम क्या है? ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मतलब वो जो प्रोटीन्स थोड़े बहुत कहाँ पे डाइजेस्ट हो गए थे? स्टमक में। बाकी के जो प्रोटीन्स है वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर यहाँ पे सिक्रीशन किसका है? पैंक्रियाज का सिक्रीशन है। तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज जो है वो इमल्सिफाई हुआ फैट जो था उसको डाइजेस्ट करता है, मतलब वो जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स थे फर्दर उनको ब्रेक करता है, जिन्हें कहते हैं मोनोग्लिसराइड्स। ओके, तो मोनो और डाइग्लिसराइड फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करता है? लाइपेज। तो एक आ जाता है ट्रिप्सिन का फंक्शन और एक है लाइपेज का फंक्शन। तो ये बात थी पैंक्रिएटिक जूस की। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के साथ साथ यहाँ पे एक और सिक्रीशन है जो इंटेस्टाइन का खुद का सिक्रीशन है, मतलब वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इटसेल्फ हैज इट्स ओन सिक्रीशन, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। मतलब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 सिक्रीशन आ गए, लीवर में से, पैंक्रियाज में से और इंटेस्टाइन का खुद का सिक्रीशन, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। तो ये जो इंटेस्टिनल जूस है इसके जो एंजाइम्स रहते हैं वो अल्टीमेटली क्या कन्वर्ट करेंगे? कॉम्प्लेक्स को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो प्रोटीन जो थे अब वो ब्रेक होके क्या बन जाएंगे? एमिनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो थे उसमें से सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बन जाता है जो है ग्लूकोज। और थर्ड है फैट्स जो ब्रेक होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैट्स का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। मतलब प्रोटीन भी कन्वर्ट हो गए एमिनो एसिड में, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी कन्वर्ट हो गए इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक अ ग्लूकोज, एंड फैट्स गॉट ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है। अब ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाने के बाद क्या होगा? अब जब ये सबसे सिंपलेस्ट, सबसे स्मॉलर फॉर्म बन चुके हैं तो अब जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो इन सब्सटेंसेस को क्या करेगी? अब्सॉर्ब करेगी। तो अब्सॉर्प्शन का काम जो है वो यहाँ पे होगा, और ये अब्सॉर्प्शन का जो काम है वो कहाँ पे होगा? इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टिनल वॉल होती है उसमें सेवरल मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? विलाई। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। तो ये जो विलाई होते हैं उनके नीचे कई सारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूं कि कैसे विलाई प्रेजेंट होंगे। ये सेल है, यहाँ पे है विलाई, और ये जो विलाई है उसमें प्रेजेंट होंगे ब्लड कैपिलरीज। तो आप देख सकते हो कि विलाई का फंक्शन क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो रैपिड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करना और रैपिड एब्जॉर्प्शन करना, ये फंक्शन भी कहाँ पे रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों फंक्शन हो गए, एक तो डाइजेशन भी सबका करता है एंड ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। नाउ दीज विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। मैंने पहले ही कहा हर एक जो विलाई है उसके बीनीथ क्या प्रेजेंट होगा? सेवरल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और ये जो ब्लड वेसल्स मतलब विलाई जो भी अब्सॉर्ब कर रहा है वो एब्सॉर्ब होके कहाँ पे जाएगा? ब्लड कैपिलरी के अंदर। मतलब बाहर यहां से एब्सॉर्ब हुआ और एंटर किस में हुआ? ब्लड कैपिलरी में। तो ब्लड कैपिलरी में जब वो एंटर हो गया तो ब्लड कैपिलरी में एंटर होना मतलब किस में एंटर होना? ब्लड में। तो ब्लड अब क्या करेगा? ब्लड विल बी कैरिंग दीज सब्सटेंसेस टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि अमीनो एसिड एब्सॉर्ब हुआ तो अब अमीनो एसिड कहाँ जाएगा? फ्रॉम द ब्लड इट विल ट्रेवल टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ग्लूकोज एब्सॉर्ब हुआ तो वो भी कहाँ जाएगा? टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। तो हर एक जो सेल की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, वो हर एक सेल को पहुंचाने का फंक्शन किसका रहता है? ब्लड का। और ब्लड में से ये जो चीजें सेल्स में गए, अब सेल उसका क्या करेगा? जैसे कि सेल में ग्लूकोज आया तो अब सेल का फंक्शन क्या है? तो वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा,
Oxidation of the glucose will be releasing the energy. What will be released? एनर्जी। ये एनर्जी जो रिलीज हुई है वो यूटिलाइज होगी कोई भी टिश्यूज को रिपेयर करने में, या तो कोई फंक्शन में, कोई एक्टिविटी में यूटिलाइज होगी ये एनर्जी। अब बाकी का जो वेस्ट था, जो अब्सॉर्ब नहीं हुआ, जितनी चीजें एब्सॉर्ब हो गई वो तो ब्लड में गई, ब्लड से सेल्स में गई, पर जो सारी चीजें अब्सॉर्ब नहीं हुई है उन सब चीजों का क्या? तो वो सारी चीजें चली जाएंगी कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से जो भी एसेंशियल वाटर और थोड़े न्यूट्रिएंट्स है वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे और बाकी का पूरा वेस्ट मटेरियल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम द एनस। तो एनस जो था वो लास्ट पार्ट था, तो जो चीजें अब्सॉर्ब नहीं होने वाली वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाएंगी आउट ऑफ द बॉडी। So this was the whole digestive system, which is also referred as the alimentary canal. तो एलिमेंट्री कैनाल में आपको पार्ट्स याद रखने हैं, ऑर्गन्स, और हर एक ऑर्गन का इंडिविजुअली आपको फंक्शन याद रखना है विथ डायग्राम। तो यहाँ पे हमने एक सिस्टम कंप्लीट कर ली है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम।